सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को एक ख़त लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों के फैसले तक जुडिशल कमीशन का जो आज इजलास कॉल किया गया उसको मौखर किया जाए। जबकि आज चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सदारत में जुडिशल कमीशन का इजलास भी हुआ और मंसूर अली शाह साहब भी उस इजलास का हिस्सा थे, जिसमें इस खत का भी जिक्र हुआ, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जुडिशल कमीशन को ये इख्तियार ही हासिल नहीं है कि जो आपकी 26th अमेंडमेंट है उसको ज़ेर बहस लाए। दूसरी जानिब जस्टिस मंसूर के ख़त पर रिएक्शन देते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने यह कहा कि सिलेक्टिव सेंस ऑफ जस्टिस आपके मकाम को ज़ेब नहीं देता। एक जानिब हम ये मामला देख रहे हैं और आज ही डिस्कशन में दूसरे हिस्से में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जी पॉलिटिकल एरेना पे क्या हो रहा है। मौलाना फजलुर रहमान एक मरतबा फिर हमें लाइट में दिखाई दे रहे हैं। गुज़श्ता 1-2 रोज़ में बिलावल भुट्टो, फैसल वाडा, राना सनाउल्लाह ने उनसे अलग अलग मुलाकातें की हैं, लेकिन अहम बात यह कि बिलावल से मुलाकात में मौलाना ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर के दस्तखत ना होने पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। यही नहीं, मौलाना ने हुकूमत को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर 7 दिसंबर तक मदारिस बिल पर दस्तखत ना हुए तो 8 दिसंबर को पेशावर में आइंदा का लाया अमल दिया जाएगा। अब 2 सिचुएशंस हमारे सामने, चाहूँगी कि सबसे पहले हम इसको एड्रेस कर लें। जो हमारे सामने आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि जिसकी तश्कील 9 की गई है, 26वीं आईनी तरमीम के ही ज़ेर इंतज़ाम हमने देखा कि दोबारा ये मामला सामने आए, उस पर कंसर्न्स रेज हो रहे हैं और इसके तश्कील 9 पर भी ये कहा जा रहा है कि आईनी हैसियत पर सवाल उठाया है जस्टिस मंसूर अली शाह ने। अब उसके बाद लेकिन जब उसका इजलास होता है और उसमें जो आज मुकालमा हुआ, किस तरह से हमारे पैनलिस्ट देख रहे हैं, मैं तारुफ करवा देती हूँ। एहतशामुल हक साहब हैं, ज़ाहिर शाह शराजी साहब हैं, हमाद रुहेला हमारे साथ हैं, इसके साथ साथ पीजे मीर साहब ने भी खुसूसी तौर पर हमें ज्वाइन किया है। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। आगाज़ कर रही हूँ हमाद, आपकी जानिब आ रही हूँ। सबसे पहले ये जो ख़त है इसमें जो कंसर्न्स रेज किए गए हैं, आप समझते हैं वैलिड है? और फिर ख़ास तौर पर उन्होंने जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तश्कील 9 पर जो सवाल उठाया है कि इसकी आईनी हैसियत पर भी एक कहीं ना कहीं सवालिया निशान है। इस पूरे इशू में 2 से 4 मामलात हैं। मैं एक एक करके इन सब पे बात करूंगा और कोशिश करूंगा मुख्तसर तरीन बात करूं। सबसे देखिए, पहली बात तो ये है कि अमूमी असूल यही होता है और यही असूल होना चाहिए और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल में यही इसका हिस्सा भी बनाया गया है कि जो मुकदमा पहले आता है उसको पहले सुना जाना चाहिए, उसका पहले हल निकालना चाहिए, उस पर फैसला पहले देना चाहिए। लेकिन कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिनमें बारी का इंतजार नहीं किया जा सकता और अगर आप इंतजार करते हैं और उसमें जो ताखीर होती है तो वो नाइंसाफी के मुतरादिफ समझी जाती है। ना सिर्फ नाइंसाफी के मुतरादिफ समझी जाती है बल्कि उसकी वजह से जो मजीद कानूनी पेचीदगियां पैदा हो जाती हैं, कुछ ऐसी जिनका हल निकालना मुश्किल हो जाता है। 26वीं आईनी तरमीम हो या 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जितनी दरखास्तें दी गई हैं, मेरे नजदीक में ये इसी जुमरे में आती हैं, इनका अर्लीस्ट डिस्पोजल होना चाहिए। अब इस सिलसिले में जो बात सबसे सवाल उठाया जा रहा है कि क्या आया अदालत के पास दायरा इख्तियार भी है कि वो इस तरमीम का जायजा ले सके, जुडिशरी रिव्यू कर सके। इस सिलसिले में आर्टिकल 239 को रेफर किया जाता है जिसमें लिखा गया है कि किसी भी तरमीम को चैलेंज नहीं किया जाएगा। मैं पहले ये बताता चलूं कि ये जो 239 आर्टिकल है इसकी मौजूदा शक्ल जो आईन में हमें दी गई है वो 1985 में ज़िया साहब के दौर में हमारे मुल्क को तोहफा दिया गया था और इस वक्त हुकूमत जो इसका सहारा लेती दिखाई दे रही है या इसके हामी जो इसका सहारा लेते दिखाई दे रहे हैं, उनको याद कराता चलूं कि जो हमारे पिछले चीफ जस्टिस थे जिनके लीगल एक्यूमेन से हुकूमत और उनके हामी अक्सर मानते थे उनको, वो आमिर के वक्त के बनाए गए कानून का बड़ा तनकीदी जायजा लेते थे। एक बात तो ये हो गई। 2015 में बहरहाल ये तय पा चुका है कि अदालत के पास सिर्फ 2 बुनियाद हैं जिसको सामने रखते हुए किसी भी तरमीम को चेक किया जा सकता है, जांचा जा सकता है। पहले तो उसमें यह बात होती है कि क्या प्रोसीजरली तमाम लवाजमात जो आईनी तौर पर जरूरी करार दिए गए हैं क्या वो उनको पूरा रखा गया है या नहीं रखा गया। दूसरी बात यह देखी जाती है कि कोई सब्सटैंटिव चेंज तो नहीं किया जा रहा, बुनियादी ढांचे में आईन के कोई फर्क तो नहीं डाला जा रहा। अब बुनियादी ढांचा आईन का क्या है उसको भी देखने के लिए हम आईनी की तरफ जाते हैं। इसके प्रियम्बल में लिखा हुआ है, जहां लिखा हुआ है कि सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, जहां लिखा हुआ है कि द स्टेट शैल एक्सरसाइज पावर्स थ्रू चोजन रिप्रेजेंटेटिव, वहीं ये भी लिखा हुआ है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी शैल बी सिक्योर्ड। तो इस प्रियम्बल को सामने रखते हुए और 2015 के जिस मुकदमे का मैंने आपको रेफरेंस दिया है उसको सामने रखते हुए ये मेरी राय है कि दायरा इख्तियार तो अदालत के पास जरूर है कि वो जुडिशियल रिव्यू कर सकती है।
अब रिव्यू करने के बाद क्या वो इस फैसले में पहुंचती है कि बुनियादी ढांचा बदला गया है या नहीं, ये एक अलग बहस है। इस स्टेज पे जो एक और बहस की जा रही है, आखिरी बात मैं करता हूं, इस स्टेज पे जो आखिरी बहस की जा रही है कि क्या आईनी बेंच इसको सुनेगा या फुल कोर्ट सुनेगा। इसमें जस्टिस साहब ने भी अपनी राय दे दी है, उन्होंने कहा है कि उनके ख्याल से फुल कोर्ट सुन सकता है। मैं उनकी बात से इसलिए इत्तेफाक करता हूं कि जब भी कोई स्पेशल बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है तो वो अपनी पावर्स बोरो करता है जनरल पावर्स से, और उस हद तक बोरो करता है जिस हद तक कलम बंद कर दिया जाता है, स्याह सफेद में लिख दिया जाता है, उससे इजाफी कोई पावर उसके पास तस्वुर नहीं की जाती। क्योंकि 26वीं तरमीम में आईनी फुल कोर्ट के बारे में कोई बात नहीं लिखी गई, इसलिए मेरी राय ये है कि ना सिर्फ सुन सकता है फुल कोर्ट, बल्कि बेहतर भी यही है कि उसी को सुनना चाहिए, क्योंकि आईनी बेंच तो 26वीं तरमीम का की ही पैदावार है। मिसाल मैं एक दे दूं जो हमारे जो स्टूडेंट्स में इस वक्त नहीं है, हमें बाहर से लेनी पड़ेगी। इंडिया की तरफ हम इशारा करते हैं, केशवानंदा भारतीय केस है जिसमें 1973 में आईनी बेंच के होते हुए मामले को फुल कोर्ट के सामने रखा गया और उसके थ्रू ही इसको डिसाइड किया गया। ओके पीछे साहब, ये अभी जो सारे मामलात हैं इसमें हम देख रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद भी मामलात इतने आसान नहीं हैं। देखा ये जा रहा था कि जी कहीं ना कहीं जो जजेस की तकर्रियाँ, जो मामलात हमारे सामने हुए, उसमें यही एक था कि हुकूमत चाह रही है अपनी मर्जी का निज़ाम लाना, लेकिन उसके बाद भी चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं। जेसीपी के मेंबर हैं मंसूर अली शाह साहब, और कहीं ना कहीं एक पैगाम ये भी जा रहा है कि ऑल इज़ नॉट वेल। वो कहीं ना कहीं सवाल उठाते रहेंगे, जिस पर अगेन वही जो तासुर है उसको कहीं ना कहीं तक़वियत मिलेगी जजेस की आज़ादी को लेकर। देखिए, आपने कहा ना ऑल इज़ नॉट वेल, ऑल हैज़ नॉट बीन वेल फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड इट इज़ गेटिंग वर्स। ये जो हम तरमीमें देख रहे हैं, अमेंडमेंट्स इधर उधर, ये लैंड माइन्स हैं। ये अगलों के लिए लैंड माइन्स बचाने की कोशिश करते हैं कि जो भी इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है वो ऐसे लॉज लेके आए या उनको करे कि जो कि उस वक्त उनको सूट करे। क्या हमने कभी सोचा है किसी गवर्नमेंट ने कि लॉन्ग टर्म भी कोई लॉ बना लो विद कंसेंसस? ये 26 तरमीमी जिसके हम तरमीम की बात करते हैं, क्या वाज दैट विद द कंप्लीट कंसेंसस ऑफ द इलेक्टोरेट ऑफ पाकिस्तान? नो, ऑफ कोर्स नॉट। द क्वेश्चन इज कि हमारा हर काम जो है, आपने सही कहा, ये खराब ही हो रहा है, बेहतर नहीं हो रहा। हम कहीं बैठ नहीं रहे, एक दूसरे से बात हो रही है। all we want is something which suits us, not everybody. ये है बेसिक हमारा प्रॉब्लम। और ये जब तक आप इसको ठीक नहीं करोगे, जो कि मेरी नजर में ये ठीक नहीं नजर आता, ये नहीं नजर आता, बिल्कुल नहीं। आप जो मर्जी ले लो, हर चीज ले लो, हमारी डिस्प्यूटेड है। टेलीविजन पे ले लो, हम डिस्प्यूट्स पे बात कर रहे हैं बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन, एंड ऑफ कोर्स नाउ द जुडिशरी पे मंसूर अली शाह ने एक बात की है, डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं ये आप पे जेब नहीं करता, तो ये अब हम वो भी लाइन हमने शुरू कर दी है, इट्स अ स्टार्टर, ये आपके सामने एपेटाइजर्स आ रहे हैं। द क्वेश्चन इज कि आर वी सीरियस अबाउट आवर कंट्री और नॉट? थिंक अबाउट दैट। 47 से लेके आज तक गवर्नमेंट आई गई, ये गई, तरमीमें बना ली, ये कर दिया, दिस इज नथिंग न्यू। द ओनली डिफरेंस इज कि मीडिया इतना ज्यादा, तो एवरीबॉडी सीज के भूचाल आ गया। कोई नहीं, दिस वाज हैपनिंग बिफोर, दिस वाज हैपनिंग देन, एंड इट विल कंटिन्यू हैपनिंग। सो इसको ठीक कौन करेगा? दैट इज द सॉल्यूशन व्हिच वी नीड इन दिस कंट्री राइट नाउ। ठीक करने के लिए हम सारी बातें करते हैं, हर चीज करते हैं। ये ऑपोजिशन जो बैठी है इस वक्त, पीटीआई, ये इतना शोर मचाती है। आर दे गिविंग यू एनी सॉल्यूशन कि हम अगर आते हैं हम क्या करेंगे? हम तो ऑपोजिशन है, गवर्नमेंट इज वेटिंग। हैव दे टोल्ड यू? हैव दे टोल्ड एनीबॉडी? वो तो रोड पे निकल। रोड्स इज नॉट द आंसर। पार्लियामेंट में बैठो, वहां जाके बात करो, एंड वी आर नॉट डूइंग दैट। दैट इज शाह साहब, एक कंसर्न ये था कि 21 जजेस हैं सिंध हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट, उनकी तैनाती करना ज़रूरी है, पहले इस मामले को देखना है। इस वजह से जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो आज हमने देखा कि इजलास कॉल किया हर सूरत में, और इस मामले को एड्रेस करना था। लेकिन फिर अगेन वो जो मंसूर अली शाह साहब है, उनको कहीं ना कहीं बैक इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की भी हासिल है। वो भी कह रहे हैं कि उनके मुतालबात दुरुस्त हैं। उन्होंने भी एलामिया जारी किया इस हवाले से। देखिए जी, देखिए आपने स्टार्ट किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ, मैं इतना ज़्यादा लीगल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, जो बाद ने बात की और पीजे मीर साहब ने बात की। मैं एक बीइंग ए जर्नलिस्ट बात करूँगा, जो कि इर्द गिर्द की चीज़ों को देख के
जो मेरे जहन में आता है। देखिए, एक चीज़ तो बिल्कुल वाज़ेह है कि एक बड़ी टसल जुडिशरी के अंदर भी है और इसमें कोई राय नहीं है कि कुछ अपोजिशन सपोर्ट कर रही है, कुछ जो है गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है। ये एक लेमैन का आप समझ ले, तज्जिया कह लें, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ऐसा ही हो रहा है। अब आप देखें, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद आपने ज़्यादा की, ज़रूरत थी या ज़रूरत नहीं थी, बहरहाल लाखों के जो केसेस है वो वैसे ही पेंडिंग रहेंगे। इनको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बड़ा ज़रूरी नज़र आया। बेशक आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना लें, बाकी हम देखते हैं कि लोअर कोर्ट्स और इनके अंदर चीज़ें जो होगी वो कैसे जो है वो आगे चलेंगी। लेकिन अगर आप यहाँ आप देखें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कैबिनेट के अंदर अप्रूवल दी कि वो भी 11 मजीद जजेस जो है वो हाई कोर्ट के अंदर तैनात करना चाहती है। इस तरह सिंध गवर्नमेंट ने भी अपना एक इनिशिएटिव लिया। अब क्या आज जो जुडिशल कमीशन का इजलास है उसके अंदर इस चीज़ को डेफर किया गया कि फिलहाल आप इनकी अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। जैसे कि हमाद ने ओवरऑल तमाम लीगल और टेक्निकल चीज़ बता दी कि पहले आए और पहले पाव वाली कहानी है कि कौन सा केस पहले है, आप उसको देखें। मैं समझता हूँ, मेरे ख्याल में जो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार था, 26th अमेंडमेंट थी, ओवरऑल तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसको अपोजिशन भी समझती है, एम्बिगुअस है, और आपकी लीगल फ्रेटर्निटी है वो भी समझती है कि शायद सही नहीं हुआ और उसके अंदर जो है वो रिपील होना चाहिए। आप देख लें, मेरे ख्याल में सियासी जमातें बार बार आप कन्विंस करते रहे मौलाना फजल रहमान साहब को कि आप 26वीं आईनी तरमीम में उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि वो बार बार कह रहे हैं कि ये गैर आईनी है, हम इसको नलीफाई करेंगे, हम इसमें ये नहीं मानते, हम मदारिस की बात नहीं मानते। तो आप मुझे देखिए, आप अगर तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड नहीं ले सके, पार्लिमान हमारे लिए कवानीन बनाता है, और अगर यही पार्लिमान जिसमें अशराफिया रूल करते हैं तो वो कानून साजी भी अपनी मर्जी की करता है, और सिर्फ वजह यही है कि उनका जो रूल है या उनकी बादशाहत है वो प्रोलांग हो। चाहे वो तहरीक इंसाफ थी वो भी यही चाहती थी, चाहे वो PMLN है वो भी यही चाहती है, वो पीपल्स पार्टी वो भी यही चाहती है। अब आपने जुडिशरी अगर एक शख्स के ताबे कर दी और वो सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेन डिसाइड करेगा कि जनाब चीफ जस्टिस कौन होगा, कर लिया उन्होंने। बाकी मेरे ख्याल में नीचे खानापुरी को आप देखते रहे तो ओवरऑल अपने एक निज़ाम जो था ना वो बिठा दिए। अब जुडिशरी का आपका जो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस के हिसाब से नंबर है, उसके बाद अब कहाँ पे जाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपने तमाम इंस्टीट्यूशंस के अंदर एक कहते हैं ना कि क्लैश शुरू कर दिया, जो कि पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में किसी भी लिहाज से सूदमंद भी नहीं होगा और सियासी जमातों के लिए भी नहीं होगा, क्योंकि आज जो ये कर रहे हैं कल ये भुगतेंगे, ये इट विल कम अराउंड, आप देख लीजिएगा। चलें एहतशाम साहब, ये कोई बहुत ज़्यादा खतरा तो नहीं है आगे जाके लड़ाई जोर पकड़ती हुई आपको दिखाई दे रही है, या ये फिर बस अब हल्की फुल्की मुजाहमत रह गई है कहीं ना कहीं? अच्छा, अब मैं आपके जुमले को मैं आगे लेके चलता हूँ। ये जो लड़ाई वाली बात है आमना, अब ये तो बच्चे को पता है कि हमारी जिस तरह बाकी अदारे पोलिटिसाइज हैं, पोलराइज्ड हैं, डिवाइडेड हैं, इस तरह हमारी सुप्रीम कोर्ट भी है और बड़ा वाज़ेह तौर पे नज़र भी आ रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो गई है। अब देखें, कल जिस तरीके से मंसूर अली शाह साहब ने 2 ख़त लिखे, एक चीफ जस्टिस को, एक जुडिशल कमीशन को। आमना 22 तारीख यानी 22 नवंबर को ये तय किया गया था कि जुडिशल कमीशन का इजलास आज यानी 6 दिसंबर को होगा। अब देखें क्या ये वही है, मंसूर अली शाह साहब ने काम दिखाया, एक दिन पहले ख़त लिखा। जिस तरह आपको याद है इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आ रहा था मखसूस नशिस्तों के हवाले से, एक दिन पहले उन्होंने ख़त लिख दिया था। चलें, एक ये बात होगी। दूसरा, आप देख लें क्या ये कोइंसिडेंस है कि जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, साबिक चीफ जस्टिस जो ससुराली रिश्तेदार हैं मंसूर अली शाह साहब के, उन्होंने भी आज मुतफर्रिक दरख्वास्त एक डाली है कि जी ये 26वीं आईनी तरमीम का पहले फ़ैसला हो जाए, फिर इजलास बुलाना चाहिए। और तीसरी बात आपने भी कर दी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी, बार एसोसिएशन ने भी इसको सपोर्ट किया है कि ये मामला जो है ना किया जाए इजलास वाला, और पहले तरमीम वाला मामला डिस्कस कर लिया जाए। देखिए, हम ना तरमीम के हवाले से तो मैं बात अभी करता हूँ, लेकिन फ़ौरी तौर पे जो बात है ना, अब देखें जिस अंदाज से हुकूमत अपने कार्ड्स खेलती है, जिस अंदाज से अपने बंदों को लेके आती, अभी देखें शाहिद बिलाल हसन साहब जो है ना, जिनको अब आज मेंबर बनाया गया इसका जुडिशल कमीशन का, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। देखें, जस्टिस आयशा मलिक साहबा जो है ना पिछली 2 मीटिंग में नहीं आ रही थी, उनको हटा के इनको लगा दिया गया। आज आमना 8 मेंबर का ये बेंच हो गया है, जिसमें मेजॉरिटी गया ऑलमोस्ट सारे के सारे वो लोग हैं जो लाइक माइंडेड हैं, हुकूमत को सपोर्ट करते हैं या चीफ जस्टिस को सपोर्ट करते हैं। लिहाजा आइंदा आने वाले दिनों में जो है ना कोई बड़ा मसला नहीं होगा। मेरी खबर बड़ी ये है कि अगले हफ्ते कहा जा रहा है कि इस बेंच के
8 रुकन होने के बाद मिलिट्री कोर्ट्स वाला मुकदमा जो है ना वो आएगा जो रुका हुआ है, ठीक है ना। एक दूसरी बात यह है कि जिस अंदाज से चीज़ें आगे चल रही हैं तो 26वीं आइनवी तरमीम के बारे में अगरचे बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें सुकम था, इसलिए कहा जा रहा है कि इसमें 27वीं तरमीम की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ज़्यादातर आमना लोगों का ये ख्याल है क्योंकि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, 2/3 मेजॉरिटी के साथ हुई है और सवाए PTI के सारी जमातों ने इसका हिस्सा लिया है, तो इसको अनडू करना इतना आसान नहीं होगा। आखिरी बात ये आमना कि ये जिस तरह हम सब लोग बात कर रहे हैं ये मुल्क के लिए ये कोई अच्छा उमन नहीं है। मतलब इस लेवल पे जाके अगर इख्तलाफात हैं तो जाहिर सी बात है अदालतें किस लिए होती हैं, आपके लिए, मेरे लिए, आम आदमी के लिए। तो हम देख रहे हैं कि पिछले कम से कम 10-12 सालों से तो 90% काम वो सियासी जमातों के हवाले से हो रहा है, एक को निकालना एक को रखना और वही बहस हो रही होती है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। जी चलें एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आप फर्दर डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक। जिस तरह से ब्रेक पर जाने से पहले हम बात भी कर रहे थे अपने इंट्रो में, मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल, इसको लेकर मौलाना फजलुर रहमान और उनकी जमात के काफ़ी कंसर्न्स हैं और सख्त बयानात भी आ रहे हैं इस पर। वो कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी पहले ऑन बोर्ड थी, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि जब सदर साहब के पास जब ये बिल जाता है तो वो दस्तखत नहीं करे। अब इसकी रीज़न क्या है? एहतशाम साहब क्या समझ रहे हैं आप, ये क्या मसला है बेसिकली? हम ना अब असल मौजू से हटके या असल बात से हटके कि ये क्या मदारस पे बिल पे दस्तखत होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, उनकी डिमांड क्या है और हुकूमत ने क्या तय किया था, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में क्या वादे किए थे और इंटरनेशनल कम्युनिटी को किस तरह की यकीन दहानी कराई थी, वो अपनी जगह। लेकिन मौलाना साहब को जो लॉलीपॉप दिया गया 26वीं आइनवी तरमीम के हवाले से, जी गाली कोई नहीं, आप इसको करें, हम कर देंगे, कोई मसला नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है प्रेसिडेंट साहब ने एश्योरेंस दी थी कि मौलाना साहब आपकी बातें मानी जाएंगी, कोई इशू ही नहीं है। गवर्नमेंट ने भी कहा, उस वक्त को लग रहा था कि जी 26वीं आइनवी तरमीम जो है ना इसको पूरा निकाला जाए और ये बातें बाद में भी कर लेंगे। लेकिन मौलाना साहब भी आपको पता है बड़े जानदीदा समझदार हैं, उनको पता है किस वक्त क्या करना है। अब मसला ये कि हम ना जिस अंदाज से उन्होंने ये डेडलाइन दे दी है कि जी अगर ये दस्तखत सदर साहब नहीं करते तो वो जुलूस लेके आएंगे। अभी हुकूमत तो हिली पड़ी है पहले जुलूस से जो हुआ है 24 तारीख को, उसके बाद अब ये शुरू हो जाएगा। PTI एक तरफ कह रही है कि जी सिविल नाफरमानी, फिर आएंगे, ऊपर से मौलाना साहब भी यही कर रहे हैं। तो अब इस सूरत हाल को कैसे, वैसे मौलाना साहब अपने आप को साबित भी कर चुके हैं कि कितना पोटेंशियल है। आपको याद है 2019 में इस्लामाबाद में 40-50 हज़ार लोगों को लेके आ गए थे और चौधरी शुजात साहब ने उनको क्या गोली दी थी। दो ही कहा जाता है जानदीदा सियासतदान है पाकिस्तान में, एक मौलाना, एक चौधरी शुजात साहब। वो मौलाना चले गए थे उस वक्त, अब पता चलता है कि जी उस वक्त उनको ये कहा गया था शुजात साहब की तरफ से कि जी तुसी 6-8 महीने रुक जाओ, आपको फिर हम हुकूमत से इसकी जान छुड़वा देंगे। वो नहीं हुआ। अब मौलाना साहब मानेंगे कि नहीं मानेंगे एक और सवाल है। दूसरी बात है, मैं मौलाना अपना आमना इस सारे मामले को समझने वाली बात है कि जो चीज़ें हमने तय की थी, मसलन देखें वो ये ऑडिट के लिए तैयार नहीं है किसी सूरत में। फिर वो कहते हैं कि जी सोर्स ऑफ फंडिंग जहाँ से आपको पैसा बाहर से आता है हमें बताएं, वो कभी नहीं बताएंगे। तीसरा वो कहते हैं कि जी करिकुलम को चेंज किया जाए। ये हुकूमत ने जो कहा था कि जी इसमें दीनी तालीम के अलावा आप दुनियावी तालीम भी, अंग्रेज़ी, उर्दू और जनाब बाकी निसाब भी पढ़ाएंगे, इसके लिए वो तैयार नहीं किसी सूरत में भी। अब सवाल ये है कि आमना जब आप ऑडिट करेंगे और आप पूछेंगे सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है, तो फंडिंग आपको पता है बाहर से भी इनको आती। अभी लंदन भी पिछले दिनों गए हुए थे, एक बड़ी तादाद में लोग इनको भी सपोर्ट करते हैं। तो मेरा ख्याल है ये हुकूमत के लिए एक मसला होगा, हुकूमत कैसे जान छुड़ाएगी, ख़ास तौर पर जो एश्योरेंस से दी हुई, और क्या मौलाना साहब इतनी आसानी के साथ मान जाएंगे, ये एक सवालिया निशान। ठीक है मीर साहब, ये बड़ी एक टाइमिंग का ख्याल रखते हुए मौलाना साहब ने किए, हमने देखा शॉर्ट खेला है। जब हम देख रहे हैं कि PTI वाला मामला चला, उस पर इनकी जो पार्टी के हाफिज़ अहमदुल्ला साहब हैं वो बड़े ठीक ठाक बयान दे रहे हैं मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में भी, उस मामले को इशू बनाकर। तो अब ये इस सिचुएशन को देखते हुए हुकूमत के लिए चैलेंजिंग टाइम तो है, घुटने टेकने पड़ेंगे इनको बिलाखिर, क्या समझते हैं आप? देखिए मौलाना साहब का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो, और जो फंडिंग जिस तरह मेरे भाई ने बात की है बिल्कुल सही है। फंडिंग आपको आती है, आपको खुल के पैसा आता है, लेकिन उसको वो अपग्रेड नहीं करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट तो चाहेगी। इनफैक्ट पिछली गवर्नमेंट भी ये कह रही थी कि इसको अपग्रेड किया जाए, इसको आप टू द लेटेस्ट उस पर जो आपके टीचिंग मेथड्स उस पर लेके आओ। लेकिन ये अपार्ट फ्रॉम द रिलीजियस एस्पेक्ट ये बाकियों पे नहीं आना चाहते क्योंकि लोग ज़्यादा ज़रा सियाने हो जाएंगे और इनका नुकसान हो जाएगा वहाँ। सो बेसिकली इनका एक स्टैंड है, इनका वो अपना प्रिंसिपल स्टैंड है, गवर्नमेंट का एक और एक प्रिंसिपल स्टैंड है ऑन अ बिगर पर्सपेक्टिव। क्योंकि गवर्नमेंट अगर यहाँ इनको बांध जाती है तो डोंट फॉरगेट कि आपके जो फॉरेनर्स हैं, आपके जो फॉरेन एलिमेंट्स हैं, वो आप पे भी प्रेशर डालेंगे। बिकॉज अमेरिका इन पर्टिकुलर
बिल्कुल आप पे प्रेशर डालता है कि आप अपने मदरसे को अपग्रेड करो, इनको पढ़ाओ, समझाओ और इनको एक एजुकेटेड एक रूट के ऊपर लेके जाओ, जो कि इस वक्त अकॉर्डिंग टू देम वो नहीं चल रहा। सो बेसिकली ये भी एक फैक्टर है कि आपको इंटरनेशनल प्रेशर भी है और साथ साथ मौलाना साहब का भी प्रेशर है। उन्होंने डिसोबीडियंस का कहा है, ये अगर इकट्ठे मिल के आते हैं देन व्हाट हैपेंस, बट अगेन दैट इज नॉट द सोल्यूशन कि ये दोनों मिल के भी आएंगे तो आप कहेंगे गवर्नमेंट को डिसलॉज करो, या तो आप इसको कह दो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बनानास्तान, तो वो अलग बात है। सो दिस इज नॉट अ बनाना रिपब्लिक एंड यहाँ गवर्नमेंट जो है इट हैज टू टेक फर्म स्टेप्स, स्ट्रॉन्ग स्टेप्स एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। जब तक ये नहीं करोगे, यही वजह है आपकी लैक ऑफ सिक्योरिटी थी कि ये लोग सारे जो हैं पीटीआई के ये इस्लामाबाद पहुंचे। ये किसकी वजह से पहुंचे? आपकी लैक ऑफ से पहुंचे, वरना कोई निकल सकता है बाहर यार। They let them come, exactly, ठीक है। हमाद, आप किस तरह से देख रहे हैं सारी सिचुएशन को, कैसे टैकल किया जाएगा? अभी दौड़ें तो लगी हुई हैं, फैसल वाडा साहब भी वहाँ पे पहुंचे थे, राना सनाउल्लाह साहब भी, फिर उसके बाद बिलावल भी। जी, हुकूमत की दौड़ें तो हर वक्त ही लगी रहती हैं। हुकूमत ने अक्सर कोई ऐसे वादे किए होते हैं, ऐसे अहद किए होते हैं जो पूरे करते हुए मुवाहिद में मसाइल का सामना होता है। वादे तो कर लिए जाते हैं, आने वाले वक्त के बारे में तैयारी नहीं की जाती। इस वक्त ये जो मसला हमारे सामने आप जिसकी बात कर रही हैं मदारिस का, ये भी काफी पुराना मसला है। इसके अंदर कई इश्यूज हैं, काफी सारे इश्यूज के बारे में तो मेरे सीनियर्स ने बहुत बखूबी इसका जायजा ले लिया कि इसका फंडिंग का एक बहुत बड़ा इशू है कि फंडिंग कहाँ से आती है, इसका सिलेबस क्या होना चाहिए, इसके अंदर अंग्रेजी तालीम, दुनियावी तालीम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो एक अक्सर बात कही जाती है, सुनी जाती है कि कई मदारिस ऐसी जमीनों पर भी मौजूद है जिनकी मलकियत के मसाइल हैं, तो जब उनकी भी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, उन मलकियत को सामने लाना पड़ेगा, तब भी काफी इश्यूज हमारे सामने आएंगे। आप दौड़ें लग रही हैं इस वक्त, इस इशू को जरूर रिजॉल्व करना चाहिए, लेकिन हुकूमत मुझे लगता नहीं कि इस इशू के ऊपर ज्यादा सोच रही है। वो तो अभी भी यही बात कर रही है कि सिलेक्टिव जस्टिस क्या है, जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया कि सिलेक्टिव सेंस ऑफ जस्टिस नहीं होना चाहिए। बहरहाल अगर इसके ऊपर भी बात की जाए तो मेरे ख्याल से उन्होंने तारीफ ही की है मंसूर अली शाह साहब की। उन्होंने ये माना है, ये एतराफ किया है कि ये जस्टिस है, इसको इनजस्टिस नहीं कहा। सिर्फ उनको एतराज ये है कि ये जस्टिस और इंसाफ हमारे साथ क्यों किया जा रहा है। लीगैलिटी पे तो ये लीगल तरीके से देखा जाए तो ये कोई डिफेंस नहीं है, लेकिन शायद ये सियासत है और जैसे शाह साहब कहते हैं इसके सीने में दिल नहीं होता। ठीक है जी शाह साहब, चलें हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक हमारे जो पैनलिस्ट हैं शाह साहब, उनसे भी रब्ता करते हैं, रिकनेक्ट करते हैं, उसके बाद बात करेंगे। वेलकम बैक। मिडल ईस्ट मुसलसल जंगों की लपेट में है। अब सीरिया में जारी 13 साला खाना जंगी में अचानक बागी फोर्सेस ने भरपूर कुव्वत के साथ पेशकदमी की है। ख़ास तौर पर मुल्क के सबसे बड़े शहर हल पर उनकी चढ़ाई और बशारुल असद हुकूमत की फोर्सेस की पसपाई को गैर मामूली करार दिया जा रहा है। जबकि सीरिया में बशारुल असद हुकूमत को एक और बड़ा झटका लगा है। बागियों ने ना सिर्फ हल्ब, उसके बाद हमा पर भी कब्जा कर लिया है, लेकिन सीरियन हुकूमत ने दावा किया है कि दारुल हुकूमत दमिश्क में 2 ड्रोन मार गिराए हैं। अब ये जो सारी सिचुएशन बनी है, मिडल ईस्ट के ख़ास हालात हैं, उस पर हम एनालिसिस जानेंगे। मीर साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगी, कैसे देख रहे हैं आप? ये हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो मिडल ईस्ट के हालात हैं वो बेहतरी के बजाय बदतरी की जानिब जा रहे हैं। ये बिल्कुल सही कहा, ये आज की बात नहीं है जी, बहुत पुरानी बात है। बल्कि मैं तो ये जिस जगह पे इनके गोलान हाइट्स है, उस गोलान हाइट्स के ऊपर ये थे इनके सीरियन फोर्सेस, और लेफ्ट साइड पे आप कह लें कि एक जगह इट्स कॉल्ड मटूला। तो मैं वहाँ था इजराइल में, मैं वहाँ से कवर कर रहा था, हमारे बाकी जो कॉलीग्स थे वो लेबनान से कर रहे थे। तो मैंने बड़े लोगों से वहाँ उस वक्त बात की। ये एक बहुत गहरी एक आप कह लो कि एक डिजीज है, एक प्रॉब्लम है जो कि इस एरिया में ग्रेजुअली ये बढ़ रही है। और आपने देखा ये गाजा ये फाइनल नहीं है अभी, ये सेमीफाइनल है, फाइनल आगे होना है। और जब तक इजराइल अपने आप को टोन डाउन या टेम डाउन नहीं करता, ये होगा। मैं कई इजरायलियों से मैंने टेल अवीव में, यरूशलेम में, नज़रत में मैंने कईयों से बातें की, और सारे कहते हैं कि जी हमें कोई जंग नहीं चाहिए, लेकिन ये जो हमारे अंदर ज़ायनिस्ट बैठा हुआ है, इसने हमारा और हमारी फैमिलियों का तबाह करके रख दिया है। और ये जो आपका डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, इजराइल इस वक्त एक पुलिस स्टेट बन गया हुआ है, और वो बिल्कुल वो करता है लाइन जो कि बेसिकली अमेरिका उसको कहती है। आपने देखा कि पिछली हुकूमत के अंदर ट्रंप ने उसको जेरूसलम को भी एनेक्स कर लिया, हालांकि वो 67 की एक ट्रबलसम एक एरिया था।
तो ये जो मैं बात आपसे कर रहा हूं कि इवेंचुअली ये एक पॉइंट आएगा कि लेबनान से जो उनके स्कड रॉकेट्स और मिसाइल्स आ रहे हैं, इनके पास एक जगह है, इट इज कॉल्ड हाइफा के अंदर इनका न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है। या तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर को चेंज करेंगे, लेकिन उसके इर्द गिर्द उन्होंने बहुत उस वक्त भी की है, अभी भी कर रहे हैं, और इनको लगता है 1.5 महीना टू एम्प्टी द रिएक्टर। सो द क्वेश्चन इज कि अगर वो फट गया तो दैट इज द एंड ऑफ इजराइल, probably end of Lebanon as well, and of course adjoining areas. So the question is कि यहाँ जब तक अमेरिका एक पॉजिटिव रोल प्ले नहीं करेगा, जो कि सिर्फ एक मुल्क कर रहा है और वो है रशिया, चाइना भी कुछ बात कर रहा है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये बढ़ रहा है, ये कहीं कम नहीं हो रहा। अब डेली रिपोर्ट्स देख रहे हैं न्यूज़पेपर्स के अंदर, उन्होंने तो अपना ऑनस्लॉट कर दिया, वो तो बुचरिंग कर रहे हैं, जेनोसाइड कर रहे हैं। और इन कंट्रास्ट इजरायली गवर्नमेंट जो नेसेट है वो कहती है नहीं जी, हम तो जेनोसाइड कर ही नहीं रहे। तो उसका डिसाइड कौन करेगा? यूनाइटेड नेशंस किधर है, OIC किधर है, ये अरब कंट्रीज किधर है? इनके सारों के एम्बेसीज वहां लगे हुए, मैं सारों की एम्बेसियां टेल अवीव में देख के आया हूँ, ये जो अरब कंट्रीज है, तो ये क्या बात करेंगे? किसी ने कहा है हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ देंगे, हम बंद कर रहे हैं या सस्पेंड कर रहे हैं? किसी ने कोई बात नहीं की। हर बंदा अपना इंटरेस्ट देखता है। बेसिकली जो मारा जा रहा है, इंक्लूडिंग कश्मीर and Palestine, निहत्ते शहरी, that is what the game is, and I hope somebody wakes up and इसको कोई रिजॉल्व करने की कोशिश करे। ठीक है शाह साहब, ईरान और रशिया के हम समझते हैं कि बड़ी एक वो सपोर्ट भी है, एक अहम खिलाड़ी भी हैं जो सीरिया में जो सारे मामला हैं उनको देखते हुए। अब वो अपनी अपनी जंगों में फंसे हुए हैं। ईरान का जो हम देख रहे हैं इजराइल के साथ एक क्लैश, और उसके अलावा यूक्रेन की जंग में रशिया इस वक्त इन्वॉल्व है। तो ये आने वाले हालात तो फिर जो सीरिया में हम देख रहे हैं कि जो कंट्रोल था वो दिन ब दिन ख़त्म होता जा रहा है वहाँ पे बशार अल असद हुकूमत का। कितने परेशान कुन है इस खित्ते के लिए? देखिए हमना, मेरे ख्याल में जो मैं समझता हूँ वो ये है कि प्रॉक्सी वॉर जो हो रही हैं, और जिस तरीके से अमेरिका, जैसे बशर अल असद ने खुद कहा कि अमेरिका जो है ना वो रीडिज़ाइन कर रहा है, रीमॉडल कर रहा है इस इलाके में, इस खित्ते की जो जोग्राफी है, और तमाम जो रेबल्स हैं जो कोई अलकायदा बैक्ड भी हैं, साथ साथ अमेरिकन सपोर्ट भी उनके है, ISK की भी है। तो ओवरऑल देखा जाए मेरे ख्याल में तो शायद जो इजराइल ने एक गजा के अंदर एक जो जेनोसाइड शुरू किया है वो इसी का एक हिस्सा है। क्योंकि देखिए मेरे ख्याल में हम पहले भी बार बार एक बात करते रहे कि जो गजा के अंदर हुआ वो यहाँ पे रुकेगा नहीं। आपने देखा लेबनान भी टारगेट हुआ, उसके बाद आप सीरिया की तरफ भी जा रहे हैं, और गॉड नोज हो सकता है कुछ दिनों के बाद आप जॉर्डन को भी जो है वो लपेट में ले लें। तो मेरे ख्याल में जिस तरीके से अमेरिका कोशिश कर रहा है कि इस खित्ते के अंदर इस तमाम ओवरऑल स्ट्रक्चर को चेंज किया जाए, एक जो एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन थे ज़ायनिस्ट लॉबी के, और जिस तरीके से जो है इस इलाके के अंदर ज़ायनिज्म के एक्सटेंशन के बारे में बात की जा रही है, मेरे ख्याल में ये ओवरऑल एक प्री प्लान्ड इनिशिएटिव है अमेरिकन का और वेस्टर्न अलायंस का। दूसरा देखें जो रशियन और ईरानियन इंटरेस्ट है, जाहिर बात है कि हिजबुल्लाह जब तक डरता रहा वो किसी न किसी तरीके से उन रेबल्स को टारगेट भी करता रहा इस साइड से, लेकिन एक साल से वो अपनी जंग में लगा। जी वजह है कि शायद उसको थोड़ा बहुत इनको स्पेस मिला और उन्होंने डायरेक्टली उसके अंदर जो है वो ऑनस्लॉट किया। लेकिन मेरे ख्याल में जो ईरानियन और रशियन सपोर्ट है वो मामलात को मजीद जो है वो खराब भी करेंगी, लेकिन अमेरिकन जब तक इस इलाके के अंदर अपना रोल प्ले नहीं करते, वो शायद पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जाते, ये जंग मजीद बढ़ेगी। और ये अमेरिकन इंटेंशन भी है, ये इजरायली इंटेंशन भी है, और सबसे बड़ी बदकिस्मती जैसे मीर साहब ने कहा कि हमारे जो OIC और इस्लामिक ममालिक है उनका एक केयरलेस एटीट्यूड है, उसका एक शीपी टाइप एटीट्यूड है जो कि इवन कंडेमनेशन से आगे नहीं जा रहे। तो मेरे ख्याल में देखिए ये चीज प्री प्लान्ड है, और इजराइल का गजा के अंदर इन्वेजन और जो जेनोसाइड है, साथ साथ हिजबुल्लाह और हमास दोनों को टारगेटिंग करना, ये प्री प्लान्ड एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन का हिस्सा है, और सीरिया मेरे ख्याल में से महफूज नहीं रह सकता। ठीक है, हम इत्शान साहब आपके समझते इस सारी सिचुएशन को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है वहाँ पर मामला, चूँकि वहाँ के जो लोग हैं, जो ग्रुप हम देख रहे हैं जो तेज़ी से पेशकदमी कर रहा है, इलाकों को फतह कर रहा है, कंट्रोल वहाँ का हासिल कर रहा है, उस पर यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उन्होंने भी, अमेरिका, यूरोप, टर्की हो गया, उन सब ने उसे एक दहशतगर्द गिरोह करार दे दिया। तो ये वहाँ के वासियों के लिए बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। अब ना देखें ये 2011-12 से सिविल वार वहाँ पे चल रही है, जिस अंदाज से आप देखते हैं खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो गई है। ये 14-15 साल से बशार अल असद साहब हैं वहाँ पे, जिस तरह का उनका कंट्रोल है, जिस तरह की आमरीत है। मैं गया हूँ, इतना खूबसूरत शहर था दमिश्क,
तबाह बर्बाद करके रख दिया गया। नबियों और रसूलों का वो शहर था। अभी देखें, इससे पहले उनके वालिद हाफिज़ असद, वो भी 14-15 साल रहे, वही टायरनी उन्होंने दिखाई, बोलना कोई नहीं देता, बात नहीं कर सकता। अब वहाँ पे देखें ना, ये आपने चौथा बड़ा शहर है कि जिस पे उन्होंने कब्ज़ा किया। हमा पे किया पहले, इससे पहले अलीपो, राका और हसनका, इस पे कब्ज़ा कर चुके हैं। और 2022 तक का आमना इन्होंने बड़ी हद तक बशार अल असद ने इस सरजंशी पे काबू पा लिया था। अब ये 2 बरसों में इंतहा पसंदी हुई। उसकी वजह यह है कि ये बड़ी जिसको कहते हैं सुपर पावर की लड़ाई वहाँ पे हो रही है। एक तरफ रशियन ट्रूप्स ऑन बूट्स ऑन ग्राउंड है, इसी तरह अमेरिकन बूट्स ऑन ग्राउंड वहाँ पे है। अब जिस तरीके से रशिया ईरान सपोर्ट कर रहा है इस रजीम को, बशार अल असद को, और इसी तरह से अमेरिका जो है ना वो सारे रेबल्स ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है। और मज़ेदारी की बात है, अमेरिकन की आप मुनाफ़कत देखें हम ना, अलकायदा और दाइश के लोग जो जिससे वो यहाँ पे इस रीजन में लड़ रहा है, क्या कहते हैं सेंट्रल एशिया में और अफ़गानिस्तान में, वहाँ पे उनको भरपूर सपोर्ट दी जा रही है कि बशार अल असद के ख़िलाफ़ आप लड़ते चले जाएँ। अब वहाँ पे सूरत हाल ये है कि मेरा ख्याल है जितनी आप देख लें, आज मैं देख रहा था कि एक तरफ डायरेक्ट बम्बार्टमेंट करके जाता है अमेरिका, उनके जहाज़ आते हैं, दूसरी तरफ रशियन आते हैं, वो बम्बार्टमेंट करके चले जाते हैं उनको। फिर एक और एलिमेंट है वहाँ पे, जिस तरीके से कुर्दिश लोग भी हैं, वो उनका इंटरेस्ट भी है अपना, टर्की का भी, वो भी उनका खात्मा चाहते हैं। तो ये इतना मामला ख़राब हो गया है। और असल बात आमना पता है क्या है, वो रिलीजियस बात है। अभी देखें, सद्दाम हुसैन सुन्नी था और वहाँ पे मेजॉरिटी शिया हज़रात की थी और वहाँ पे उसने हुकूमत की। यहाँ पे सूरत हाल सीरिया में क्या है कि बशार अल असद शिया हैं, मेजॉरिटी सुन्नियों की है। तो लिहाजा ये एक लड़ाई भी वहाँ पे चल रही है। मज़हब की फैक्टर तो नहीं होना चाहिए, लेकिन बहरहाल अपनी जगह है। तो मुझे नहीं लगता इतनी आसानी के साथ ये होगा। और मुझे लगता है इस दफ़ा पूरी ताकत लगाएगा वेस्ट, और अब अमेरिका के किसी तरीके से बशार अल असद की हुकूमत खत्म हो जाए। वो तो होती है नहीं होती, अहम सवाल है। ट्रम्प साहब आने वाले हैं हमाद जनवरी में, उसके बाद वो तो कहते हैं, क्लेम करते हैं कि वो जंगों में नहीं जाना चाहते, ना उनकी ये अप्रोच है। उसके बाद कुछ बेहतरी आएगी मिडल ईस्ट के हालात में, और जो शाम में भी हालात बने हुए हैं। हालात में बेहतरी तो आती दिखाई नहीं दे रही। पिछले 1 साल से हालात खराब ही हो रहे हैं। इस खत्ते के हालात भी आपके सामने हैं। एक हफ्ता पहले देखा जाए तो कोई पेशन गोई नहीं कर सकता था कि हालात जो सीरिया में हैं वो हो सकते हैं। कोई और क्या, बल्कि ऐसा लगता है कि सीरियन हुकूमत खुद भी पेशन गोई नहीं कर पाई थी कि ऐसा कोई हमला होने वाला है या नहीं होने वाला। क्योंकि उनकी कारकर्दगी देखें, जिस तरीके से उन्हें पसपाई हो रही है, जितनी जल्दी से बागी सामने आ रहे हैं, अपने महफूज इलाकों से निकल गए हैं, अलेप्पो तक आ चुके हैं, हमा तक आ चुके हैं, और ये बहुत ज्यादा दमश्क को खतरे में डाल रहे हैं। सोशल मीडिया की अगर माने तो हालात तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हुकूमती मौक़िफ़ वहां भी, जैसे हर हुकूमत का मुख्तलिफ होता है, सोशल मीडिया से मुख्तलिफ है। उनका कहना है कि हालात इतने बुरे नहीं है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा ऐसा होता हुआ। ऐसा लग रहा है कि मुश्किलात अभी उनके लिए शुरू हुई हैं, और इस मुश्किल में रशिया उनका कुछ साथ देता दिखाई दे रहा है, लेकिन वो भी बहुत कम दिखाई दे रहा है। वो भी फिजाई हद तक वो हेल्प कर रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी खुद एंगेज है यूक्रेन के अंदर। जहां रशिया एंगेज है, वहां पर ईरान भी एंगेज है, ईरान के अपने मसाइल चल रहे हैं। तो इन चीजों को देख के, एक तो इनके फिजिकल फोर्स को देख के और इनकी प्लानिंग को देख के हुथियों की लगता है, बागियों की लगता है कि इन्होंने ये जो सीज फायर का वक्त था, इसमें जो तंजीम साजी की है, वो हुकूमत से ज्यादा बेहतर तरीके से तैयारी की है अपने इस हमले की। अब ऐसा नहीं लग रहा कि कोई जो वायलेंट ग्रुप है वो है सिर्फ निकला आया है और हमले कर रहा है। ऐसे लग रहा है कि कोई मुनज़्ज़िम फौज है जो इस तरीके से आ रही है, बाकायदा प्लानिंग के साथ टाइमिंग चूज करके इन्होंने एक्शन किया है। यूएसए की बात जो आप कर रही हैं, यूएसए का तो यही ओपिनियन आ रहा है, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि हम इस इशू में किसी भी फरीक के साथ नहीं है, क्योंकि वो डिक्टेटर को भी, इसको भी डिक्टेटर कहते हैं, बशार अल असद को भी डिक्टेटर कहते हैं, मानते हैं कि इसके हाथ खून से रंगे हुए हैं। दूसरी तरफ दिलचस्प बात यह है कि जिस ग्रुप ने लीड किया, हमारे एक जुमला इजाजत दे दें। देखिए, ये बहुत बड़ी मुनाफकत है। अभी थोड़ी देर पहले हमने CNN पे एक रेबल ग्रुप का बंदा जिसको इन्होंने डिक्लेयर किया और टेररिस्ट, उसका CNN इंटरव्यू दिखा रहा था अभी। अच्छा जी, इंटरेस्टिंग जी हमाद जी, वो कह तो रहे हैं कि वो किसी के साथ नहीं है, लेकिन एक ग्रुप ये भी कहता है, ये मानता है कि ये जो कुर्दिश बागी हैं, इनके साथ उनकी बड़ी फुल सपोर्ट है। तो जैसे पीटर मीर साहब ने कहा, किसी भी तरफ किसी की सपोर्ट हो, एंड में तो निहत्ते शहरी ही मरते हैं। इस वक्त भी 100 से करीब से ज्यादा लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। 50,000 के करीब गालिबन फिगर आ रहा है जो लोग जख्मी हैं। नकल मकानी करने वाले तो इसके भी अलावा है। तो जंग तो मसलों का हल नहीं होती, जंग तो खुद एक मसला है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि निहत्ते शहरी महफूज रहें और कुछ बेटर सेंस प्रिवेल कर जाए। बिल्कुल ठीक है, आपका इस हवाले से टेक आ गया है। थैंक यू सो मच। आप सबका शुक्रिया मैं अदा करूंगी, पीजे मीर साहब का खुसूसी तौर पर उन्होंने वक्त निकाला। और जाते जाते नाजरीन कुछ बात कर लेते हैं, जो हम एक मसला देख रहे हैं, जिसका पाकिस्तान ख्वाब देखता रहा है, पोलियो फ्री पाकिस्तान का, वो अभी तक शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। पाकिस्तान में पोलियो से मुतासरा जो केसेस हैं वो नहीं रुक रहे। रवां साल पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 59 तक जा पहुँची है।
खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला डेरा इस्माइल खान से रवां बरस अब तक सबसे ज़्यादा यानी 8 पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस साल मुल्क से न सिर्फ गुज़श्ता साल के मुकाबले में तकरीबन 9 गुना ज़्यादा पोलियो केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, बल्कि ये वायरस मुल्क के उन इलाकों और अजला तक पहुँच चुका है जो पोलियो फ्री करार दिए जा चुके थे। इसी तरह अगर हम बात करें रवां बरस इस्लामाबाद में, जो कि हमारा कैपिटल है, 16 साल बाद और पंजाब से 4 साल बाद पोलियो केस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क में गुज़श्ता 30 साल से इंसदादे पोलियो प्रोग्राम जारी रहने के बावजूद अगर ये मरज़ ख़त्म नहीं हो सका तो उसकी बड़ी वजह वालिदैन का भी नेग्लिजेंस है, उनका ये रवैया भी हमारे सामने आ रहा है। और इसके अलावा हम शायद उस तरह से इफ़ेक्टिवली कन्विंस नहीं कर पा रहे, वैसी कैंपेन्स नहीं कर पा रहे। इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है हुकूमत वक्त को। हम न्यूज़ पंच के इस प्लेटफॉर्म से वालिदैन से खुसूसी तौर पर अपील ये करते हैं कि अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के ड्रॉप्स ज़रूर पिलवाएं और उन्हें माजूरी से बचाएं। ये कोई ख़तरनाक कतरे नहीं है, इससे आपके बच्चे का मुस्तकबिल महफूज रहेगा। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे मुलाकात करेंगे अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।